9 फरवरी 2012 को रात के करीब 9 बजे का समय होगा। 3 लड़कियां ऑफिस से अपने घर लौट रही थी। ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो चुकी थी। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर ये तीनों पैदल ही अपने घर जा रही थी कि तभी लाल रंग की एक टाटा इंडिका कार इनके पास आकर ब्रेक लगाती है और कार से 2 लड़के बाहर निकलकर इनमें से किरण नाम की लड़की को बीच रास्ते से ही उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर जो दरिंदगी की सारी हदें पार करते हैं उसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। लेकिन ये लड़के थे कौन? इन्होंने किरण को ही क्यों उठाया? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने किरण के कातिलों को आजाद कर दिया? आखिर ये किरण थी कौन? कैसे ये इन दरिंदों के हाथ लगी? क्यों पुलिस ने किरण को ढूंढने में लेट लतीफी बरती? आइए इस पूरे केस फाइल को बिल्कुल शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। किरण का पूरा नाम था किरण नेगी, जो कि कुतुब बिहार फेज 2 में अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। किरण नेगी के पिता का नाम था कुंवर सिंह। ये बिलोंग तो वैसे उत्तराखंड से करते थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उठाने की वजह से ये कुछ समय पहले दिल्ली में आकर बस गए थे और यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, जिससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजारा हो पाता था। गरीबी में जिंदगी कट रही थी। साल 2012 तक घर का खर्च एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से ही चलता था, लेकिन अब कुंवर सिंह ने बुढ़ापे में काम से छुट्टी लेने का मन बना लिया था और इसकी वजह थी उनकी बड़ी बेटी किरण नेगी, जो 2012 में महज 19 साल की थी। लेकिन अपने परिवार की जरूरतों को देखते हुए उसने काम करना शुरू कर दिया था। किरण बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही ज़हीन थी और अपनी इसी समझदारी की बदौलत किरण को एक कंपनी में एक अच्छी सैलरी पर जॉब भी मिल गई थी। कंपनी घर से करीब 20 मिनट की दूरी पर थी, इसलिए माता पिता को भी जॉब से कोई आपत्ति नहीं थी। किरण ने अपने माँ बाप का भरोसा जीत रखा था। वो सीधा घर से ऑफिस जाती और ऑफिस से सीधा घर आती थी। फिर आया 9 फरवरी 2012 का दिन, जब किरण रोज की तरह अपनी 2 सहेलियों के साथ ऑफिस से घर लौट रही थी। आज किरण को ऑफिस से आने में देर हो गई थी। इधर घर वाले परेशान थे और उधर घर वालों का सोचकर किरण फिक्रमंद थी। 9 बजे के दरमियान एक लाल रंग की टाटा इंडिका कार इन तीनों दोस्तों के पास आकर रुकी। इससे पहले कि तीनों कुछ भी समझ पाती, जल्दी से कार से 2 लड़के नीचे उतरे और किरण को पकड़कर कार में ले जाने लगे। किरण ने खुद को बचाने की कोशिश की। सहेलियों ने इन लड़कों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो 2 लड़के किरण को लेकर यहाँ से निकल गए। एक चलते राहगीर ने भी कार में किरण को जबरदस्ती ले जाते हुए देखा। कार को रोकने की कोशिश की, लड़कों को कई आवाजें लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अब लड़के उसे दूर ले गए थे। किरण की दोनों सहेलियां जल्दी जल्दी किरण के घर जाती हैं और उन्हें पूरी बात बता देती हैं। बेटी की किडनैपिंग की खबर मिलते ही परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिता कुंवर सिंह जल्दी जल्दी लड़खड़ाते कदमों के साथ पास के ही चावला थाने में पहुंचते हैं, इस उम्मीद से कि पुलिस बेटी को जल्द से जल्द घर वापस ले आएगी। लेकिन उनकी ये उम्मीद थाने पहुंचकर चकनाचूर हो गई। पुलिस ने कहा कि अभी तफ्तीश करने के लिए थाने में गाड़ी मौजूद नहीं है। देर रात एक बेटी के अपहरण की खबर सुनने के बाद भी पुलिस ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर कुंवर सिंह बेटी को ढूंढने के लिए एक रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाते रहते हैं, पुलिस से मदद की भीख मांगते हैं और काफी देर बाद पुलिस का दिल पिघलता है और वो कुंवर सिंह की रिपोर्ट लिख लेती है और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। लेकिन अब तक काफी समय बीत चुका था। अगर पुलिस जल्दी कोई एक्शन लेती तो हो सकता था कि वो किडनैपर्स गाड़ी समेत पुलिस के हाथ लग जाते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस आसपास के लोगों से लाल रंग की टाटा इंडिका कार के बारे में जानकारी हासिल करती है और लोगों से पता चलता है कि वो लाल कार हरियाणा की तरफ गई है। इसके बाद जब पुलिस रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है तो उसमें भी लाल टाटा इंडिका कार हरियाणा की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। पुलिस सुराग मिलते ही अपनी जीप भी हरियाणा की तरफ घुमाती है और कुछ दूर चलने पर इन्हें लाल टाटा इंडिका कार नजर आ जाती है। इस कार के साथ पुलिस को 26 साल का राहुल कुमार भी मिलता है, जिसे पुलिस हिरासत में ले लेती है और पुलिस अपना सख्त लहजा जब राहुल के साथ इख्तियार करती है तो राहुल पहले तो कुछ खास जानकारी नहीं देता है, लेकिन फिर एक दिल दहला देने वाले राज से पर्दा उठता है। राहुल बताता है कि इस घिनौने काम में सिर्फ वही अकेला नहीं था, बल्कि उसका भाई रवि और उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम है विनोद। अब धीरे धीरे पुलिस पूरी वारदात का पता लगाती है और राहुल एक एक करके सब कुछ बता देता है। राहुल के मुताबिक पहले इन तीनों ने किरण नेगी का अपहरण किया था और फिर किरण को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोड़ी गांव लेकर पहुंचे और फिर तीनों ने 19 साल की किरण के साथ दरिंदगी की हदें पार की और जब इनकी हवस मिट गई तो इन्होंने किरण की जान ले ली और पास के ही एक सरसों के खेत में उसकी लाश फेंक दी, जिससे इन पर कोई आंच ना आए। लेकिन कहते हैं सच को चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लो,
आखिरकार वो सामने आ ही जाता है। यही राहुल और उसके 2 साथियों के साथ भी हुआ। राहुल से मिली जानकारी इस केस को सुलझाने के लिए बहुत मददगार थी, इसलिए पुलिस ने भी कोई लापरवाही ना बरतते हुए तुरंत ही राहुल की बताई हुई जगह पर जाने का फैसला किया। पुलिस की टीम हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोड़ी गांव में पहुंच गई और राहुल के बताए मुताबिक जब सरसों के खेत में पहुंची तो पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि वहां किरण की लाश जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। लाश के साथ इतनी बर्बरता बरती गई थी, उसे इतने जख्म दिए गए थे कि चेहरा पहचानना लगभग नामुमकिन था। चेहरा तो बुरी तरह से जख्मी था ही, साथ ही शरीर पर भी अनगिनत चोटें थीं। कई जगह जलने के निशान थे, यहाँ तक कि कुछ अंगों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। आंखों को, प्राइवेट पार्ट्स को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। किरण के शव को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इन दरिंदों ने उसके साथ कितनी हैवानियत बरती थी। शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जो लहूलुहान नहीं था। ये देखकर पुलिस जल्दी से किरण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस राहुल के 2 और साथियों को ढूंढने में लग जाती है। राहुल की मदद से और पुलिस की मेहनत से जल्द ही ये दोनों कातिल भी गिरफ्त में आ जाते हैं। इसके बाद पुलिस सबूत के तौर पर इंसिडेंट वाली जगह से कुछ चीजें इकट्ठा करती है और पुलिस को जिस जगह किरण का शव था वहां से कुछ बाल मिलते हैं। इसके अलावा कांच के 2 ग्लास, स्नैक्स के खाली पैकेट, मिट्टी में धंसे कुछ बूट के निशान, एक मोबाइल, एक पर्स और भी कुछ जरूरी सामान हाथ लगता है। पुलिस कार और किरण के शव से डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट कर लेती है। कुछ ही समय बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें दरिंदगी की पूरी कहानी साफ झलकती है, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खुलासा होता है कि पहले तीनों ने किरण नेगी का अपहरण किया, फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर शर्मसार हरकत को अंजाम दिया। बारी बारी से तीनों ने किरण के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद इन्होंने अपनी कार से लोहे के रेंच और जैक से उसके सर पर दर्दनाक तरीके से वार किया ताकि उसकी आखिरी सांसें भी उससे छीन ली जाएं। इतना सब कुछ झेलने के बाद 19 साल की मासूम किरण भी अपनी हिम्मत, इज्जत और जान सब कुछ गवा बैठती है और इस दुनिया से चल बसती है। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि किरण की जान लेने के बाद इन तीनों ने मिलकर अपने खिलाफ सभी सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की। जैसे किरण की कोई पहचान न कर पाए, इसलिए तीनों ने उसके सिर को बुरी तरह से कुचल दिया था। इसलिए पुलिस भी किरण को पहचानने में नाकामयाब साबित हो रही थी। लेकिन राहुल के बयान के मुताबिक आखिरकार पुलिस ने किरण को पहचान लिया और पुलिस सभी सबूतों के आधार पर एक 40 पन्नों की रिपोर्ट बनाती है और उसे अदालत के सामने पेश कर देती है। इस केस की हियरिंग स्थानीय सेशन कोर्ट में जल्द ही शुरू हो जाती है। यहाँ पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, दूसरे सभी सबूतों को कोर्ट के सामने रखती है। पुलिस ने करीब 49 गवाहों को भी पेश किया था। सभी गवाहों, सबूतों, डीएनए रिपोर्ट को आधार मानकर सेशन कोर्ट राहुल, विनोद और रवि को मुजरिम करार देती है और इन्हें किरण नेगी के अपहरण और फिर हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। कोर्ट का जब फैसला आता है तो उसमें इन तीनों गुनाहगारों को मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। लेकिन ये तीनों कातिल इतनी आसानी से खुद को सजा के फंदे में झूलते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए भी तीनों निचले कोर्ट से मौत की सजा मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और यहाँ सजा में थोड़ी नरमी बरतने की गुहार लगाते हैं। इस तरह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आ जाता है और यहाँ लंबे समय तक इस केस की सुनवाई चलती रहती है। तीनों मुजरिम अपने वकीलों के जरिए खुद को मौत की सजा से बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए केस और लंबा खिंचता चला जाता है। लेकिन जब 2014 में हाईकोर्ट का फैसला आता है तो तीनों गुनहगारों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराती है और यहाँ इन्हें फिर से सजाए मौत देने का फरमान जारी कर दिया जाता है। जहां इन कातिल गुनहगारों के होश उड़े हुए थे, घरों में मातम छाया हुआ था, वहीं पीड़िता के घर वाले अपनी बेटी को इंसाफ मिलता देखकर बेहद खुश होते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी जल्द ही गम में बदल जाती है, क्योंकि राहुल, रवि और विनोद इतनी आसानी से मौत की सजा को गले नहीं लगाना चाहते थे। भले ही इन्होंने एक मासूम बच्ची की बेरहमी से जान ले ली थी, लेकिन अपनी जान इन्हें बड़ी प्यारी थी। इसलिए ये सेशन कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से मायूस होकर अब सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगने का फैसला करते हैं और घटना के 4 साल बाद 2016 में ये तीनों इस उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि इनकी सजा या तो कम हो जाए या फिर ये पूरी तरह से आजाद हो जाए। केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन फाइलें केस की सुनवाई में हफ्तों नहीं, महीनों नहीं बल्कि सालों यूं ही लटकी रहती हैं। अपनी बेटी के कातिलों की सजा में लेट लतीफी देखकर किरण नेगी के पिता शांत नहीं रहते, बल्कि वो इंसाफ की मांग लेकर दर दर भटकते हैं। एक लाचार पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कई मुश्किलें झेलता है, जिससे ये उजागर होता है कि न सिर्फ हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया धीमी है, बल्कि न्याय मिलने में भी इतना लंबा समय लग जाता है कि केस भी धुंधला पड़ने लगता है। ऐसा ही किरण नेगी के साथ भी हो रहा था। 4-5 साल बीत जाने के बाद भी कातिल अभी आजादी की सांस ले रहे थे। इधर किरण के पिता की हर कोशिश नाकाम हो रही थी।
हर जगह से हाथ लगी नाकामयाबी को देखकर आखिर में किरण के पिता कुंवर सिंह दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास भी इंसाफ की उम्मीद से पहुंचे। लेकिन यहाँ शीला दीक्षित ने इंसाफ को पैसों के तराजू में तौल दिया और इन्हें 1 लाख रुपए का चेक देकर कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। ये जवाब सुनकर किरण के पिता बुरी तरह से हताश हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अब उन्होंने शासन प्रशासन से नहीं बल्कि जनता से मदद की गुहार लगाई। कुछ लोगों ने इनका साथ भी दिया, कैंडल मार्च निकाली गई और सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में किरण नेगी के केस की सुनवाई शुरू हो गई। लेकिन जो सबूत राहुल, विनोद और रवि को मुजरिम करार दे रहे थे, वही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में धुंधले नजर आने लगे। साथ ही पुलिस की कमियां भी सामने आती है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट पुलिस को तब के लिए फटकार लगाती है जब पुलिस ने गाड़ी न होने का बहाना लगाकर इन्वेस्टिगेशन करने में देरी की। साथ ही ये भी खुलासा होता है कि पुलिस ने किरण के शव के मिलने के बाद ज्यादा गहराई से जांच पड़ताल नहीं की थी और न ही दुर्घटना स्थल को अच्छे से जांचा था। जब भी कोई ऐसा केस होता है तो डीएनए सैंपल तुरंत ही जमा किए जाते हैं, लेकिन घटना के 10 से 11 दिन गुजर जाने के बाद भी डीएनए सैंपल चावला थाने में मौजूद था और कई दिनों बाद उसे जांच के लिए भेजा गया था। इतनी देरी की जब सुप्रीम कोर्ट ने वजह पूछी तो पुलिस ने चुप्पी साधी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कई खामियां पकड़ी, जैसे पुलिस ने वारदात के दौरान मिली कार को तुरंत फॉरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं भेजा, क्यों उसे लंबे समय तक थाने में ही रखा गया था। अपनी कमियों को देखकर न सिर्फ पुलिस प्रशासन शर्मसार हुआ बल्कि जनता का भी पुलिस से मानो विश्वास जैसे उठ ही गया। पुलिस ने सेशन कोर्ट में जो 49 गवाह पेश किए थे, उनमें से भी सिर्फ 39 गवाहों के बयान ही ट्रायल कोर्ट में दर्ज किए गए थे। सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि दिल्ली पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए जरूरी स्नैप परेड का आयोजन ही नहीं किया था। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कई बार पुलिस की लापरवाही कोर्ट व जनता के सामने दाग बनकर उभरी। इसी के साथ किरण नेगी का केस भी धुंधले सबूतों के आधार पर कमजोर पड़ता चला गया, क्योंकि अदालत जज्बात, भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसले लेती है और यही किरण नेगी के साथ भी हो रहा था। जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे कमजोर पड़ता जा रहा था, क्योंकि किरण नेगी के अपराधियों के खिलाफ जो भी सबूत दिल्ली पुलिस ने इकट्ठे किए थे वो कहीं न कहीं अपना सच खोते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस की भी 1000 कमियां बाहर आ चुकी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तफ्तीश और ज्यादा सख्त हो चुकी थी। 2012 में हुई घटना के बाद आखिरकार 2022 के नवंबर महीने में इस केस का फाइनल डिसीजन आया, जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने किरण नेगी के तीनों आरोपियों यानी राहुल, रवि और विनोद पर से अपहरण और हत्या के चार्जेस हटाकर उन्हें बरी कर दिया था। यानी जिन हत्यारों ने एक मासूम लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की, बेरहमी से उसकी जान ली, वह बिना किसी सजा के अपनी जिंदगी सुकून से जी सकते थे। इस फैसले के बाद तो कई लोग का गुस्सा फूट पड़ा। जो माँ बाप सालों से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कई लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर तीनों मुजरिमों को आजाद कर दिया, क्योंकि जिस कार को पुलिस ने गिरफ्त में लिया था उसकी नंबर प्लेट की पहचान के लिए कोई गवाह मौजूद ही नहीं था। साथ ही पुलिस ने 10 आई विटनेस से भी ठीक से पूछताछ नहीं की। इन्हीं सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि पेश किए गए गवाह और सबूत आरोपियों को सजा देने के लिए काफी नहीं है और आखिर में इन तीनों को आजाद कर दिया गया। लेकिन जनता और पीड़िता के घर वाले इस फैसले को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे, इसलिए दोबारा केस की सुनवाई की याचिका दायर की गई, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। अब किरण नेगी के तीनों आरोपी आजाद मजे से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि जब इन तीनों ने किरण नेगी के साथ दुष्कर्म नहीं किया तो फिर उस घटना को अंजाम किसने दिया और उस आरोपी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्यों एक मासूम लड़की की जान को फिजूल समझकर केस को रफा दफा कर दिया गया? आपको क्या लगता है, किरण नेगी को इंसाफ न मिलने की क्या वजह है? पावर या फिर पैसा या फिर वजह कुछ और ही है? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। आपको ये केस फाइल अच्छा लगा हो तो इसे भरपूर प्यार देकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के संग शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले केस फाइल आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें।